नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने आदिवासीज और उसके डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया था। बेसिकली हम लोगों ने ये देखा था कि जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं जंगलों में, उनको वहाँ से हटाकर, उनको वहाँ से ज़बरदस्ती फोर्सफुल्ली वहाँ से हटाकर जंगलों को काटा जा रहा है, वहाँ पे खेती बाड़ी किया जा रहा है और वहाँ पे अलग अलग तरीके से माइनिंग किया जा रहा है। तो बेसिकली जो घर पहले हमारे आदिवासी लोगों का हुआ करता था, आज उनको वहीं से निकाल कर वहाँ पे इंडस्ट्री लगाए जा रहे हैं, माइनिंग हो रहा है। तो कहने का मतलब जो एक समय पर जंगलों का राजा हुआ करता था, उन्हीं को आज शहरों में काम ढूंढने के लिए भटकना पड़ रहा है। ये हम लोग देख चुके थे। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा कब होता था पता है आपको? अंग्रेजों के समय में। क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे ना, अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट लॉ निकाल के उनको जंगल में जाने ही नहीं देते थे। और वो बोलते थे कि जंगल में आप जबरदस्ती गए बिना इजाजत के तो पकड़े जाने पर आपको बहुत ही जोर से पिटाई लगेगी, मतलब पनिशमेंट आपको मिलेगा। ये पहले होता था। ये हम लोग सब चीज़ देख चुके हैं। अगला हमारा जो इस टॉपिक में इस चैप्टर में जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन। माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है पहले इसको आप समझिए। हालांकि इसका डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसका सिंपल मतलब क्या होता है? माइनॉरिटी का सिंपल मतलब होता है कि ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जिनका संख्या बहुत ही कम होते हैं, जिनका संख्या बहुत ही कम होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताइए, हमारे इंडिया में मेन 4 रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 मेन धर्म है। मेजोरिटी में सबसे ज्यादा कौन है? हिंदू। उससे थोड़ा सा कम देखें तो मुस्लिम। उससे भी कम देखें तो आपका ये सिख यानी कि पंजाब के लोग। और सबसे कम देखें तो ईसाई, क्रिश्चियन लोग। तो यहाँ पे मेजोरिटी में कौन है? हिंदू, क्योंकि उनका संख्या बहुत ज़्यादा है भारत में। लेकिन माइनॉरिटी में कौन है? क्रिश्चियन, क्योंकि उनका संख्या बहुत ही कम है। तो माइनॉरिटी का मतलब होता है वैसे लोग जिनका संख्या किसी जगह पर बहुत ही कम होता है। तो इंडिया का बात करें तो इंडिया में मेजोरिटी में हिंदू है और माइनॉरिटी में क्रिश्चियन है। ठीक है। और देखो, हाँ, यहाँ पे आपको हम बता देना चाहते हैं कि आप माइनॉरिटी में, हमारे इंडिया में माइनॉरिटी में आते हैं क्रिश्चियन लोग। सिख जो है ना, उनका संख्या बहुत ज़्यादा है। आप पूरे पंजाब चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, उधर आपको सिख बहुत मिलते हैं। तो कहने का मतलब हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा संख्या, मेन 4 धर्म का केवल हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा संख्या हिंदू का है और सबसे कम संख्या किसका है? क्रिश्चियन का है। तो हिंदू हो गया मेजोरिटी और क्रिश्चियन हो गया माइनॉरिटी। तो वही होता है हमारा माइनॉरिटी का मतलब। तो वही, अच्छा, ये तो हमने अपने आम भाषा में इसको समझा, लेकिन इंग्लिश में यदि पूछ ले डेफिनेशन के तौर पे तो कैसे लिखोगे इसको समझिए आप। इसमें कह रहा है द टर्म माइनॉरिटी रेफर्स टू कम्युनिटीज दैट आर न्यूमेरिकली स्मॉल इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। वही बात है जो हमने कहा, वही इंग्लिश में लिखा हुआ है। इंग्लिश में ये कह रहा है कि देखो, माइनॉरिटी का मतलब ये होता है ऐसा कम्युनिटी या फिर ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जिनका संख्या क्या होता है? बहुत ही कम होता है दूसरे के कंपैरिजन में। तो इंडिया का एग्जांपल मैंने आपको दिया। इंडिया में माइनॉरिटी में कौन है आपका? इंडिया में माइनॉरिटी में है कौन? क्रिश्चियन। मेजोरिटी में कौन? हिंदू। अच्छा, यदि हम लोग, चलो उतना छोड़ दो, यदि हम लोग बात करें केवल हिंदू और मुस्लिम के बारे में, तो सबसे ज्यादा संख्या किसका? हिंदू का। तो हिंदू क्या हो गया? मेजोरिटी हो गया। और मुस्लिम क्या हो गया? हमारे माइनॉरिटी हो गया, क्योंकि उनका संख्या फिलहाल इंडिया में अभी कम है। तो देखो, मतलब यहाँ पे मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों का डिफरेंस करने के लिए हम लोग 2 लोगों के बीच में भी कर सकते हैं। तो यदि हम लोग केवल बात करें, चारों धर्म को छोड़ दो, केवल 2 धर्म का बात करें, 2 रिलीजन का बात करें, हिंदू और मुस्लिम का, तो इसमें हिंदू मेजोरिटी में है और मुस्लिम माइनॉरिटी में है, क्योंकि उनका संख्या क्या इंडिया में कम है। किसके कंपैरिजन में? हिंदू के कंपैरिजन में। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सेफ गार्ड्स टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एज पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि हमारा जो भारत का संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ये कहता है कि भारत के अंदर चाहे ज्यादा संख्या में लोग हो किसी धर्म के अंदर, या फिर किसी धर्म के अंदर कम संख्या में लोग हो, किसी को भी आप परेशान नहीं कर सकते, किसी को भी आप टॉर्चर नहीं कर सकते, किसी को भी आप जबरदस्ती मार पीट नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको अभी बताया कि हिंदू का संख्या इंडिया में बहुत ज्यादा है, मुस्लिम का संख्या उसके कंपैरिजन में कम है। तो क्या यहाँ पे हिंदू वाले लोग मुस्लिम वाले को टॉर्चर करना शुरू कर दे? क्या उनको परेशान करना शुरू कर दे? बिल्कुल भी नहीं। आप करना भी चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि हमारा कानून बहुत ही टाइट है, बहुत ही सख्त है। आप नहीं कर सकते ये चीज, मतलब किसी को भी आप परेशान नहीं कर सकते।
ठीक है, वही बात इसमें कहा गया था कि हमारा भारत का संविधान ये हम लोगों को राइट देता है कि आपके रिलीजन के अंदर संख्या बहुत ही कम क्यों ना हो, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, या फिर आपका भाषा बोलने वाला लोग क्यों ही ना कम हो, 10 ही लोग क्यों ना हो, लेकिन आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? मतलब यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए, हालांकि इंडिया में तो ज्यादा जो फेमस है वो आपका हिंदी फेमस है, लेकिन मान लीजिए कि कोई आदमी यहाँ पे ना उर्दू बोलता है, उर्दू, लेकिन क्या उर्दू बोलता है तो क्या आप उसको परेशान करोगे? क्या मारोगे पीटोगे? बिल्कुल भी नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते उसको। ये सब का सब अधिकार, ये पावर हम लोगों को हमारा संविधान देता है, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि हम लोगों का फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट मतलब ये हम लोगों का अधिकार है कि कोई हमारे साथ जबरदस्ती, टॉर्चर, मार पीट नहीं कर सकता, भले ही हमारा संख्या ज्यादा हो या कम हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Safeguards are needed to protect minority communities against any discrimination and disadvantage that they may face। अच्छा एक बात बताइए, ये जो हमारे संविधान ने कानून निकाला है कि आपका संख्या बड़ा हो या छोटा हो, कोई आपके साथ मारपीट, जबरदस्ती ये सब नहीं कर सकता, क्या ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? बताइए। बिल्कुल होना चाहिए। मतलब कि आप किसी भी आदमी को टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, ऐसा कानून बिल्कुल होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता, मान लीजिए, तब तो हर आदमी आज एक दूसरे से लड़ाई करता रहता कि भाई मेरा संख्या ज्यादा है, हम तुमको मारेंगे, हम तुमको पीटेंगे, ये होता रहता हमेशा। लेकिन क्या ऐसा होता है आज इंडिया में? बिल्कुल नहीं होता। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इस प्रकार का सेफ गार्ड, मतलब किस तरीके से माइनॉरिटी के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारे संविधान में अलग अलग नियम कानून लिखे गए हैं कि आप किसी को मार नहीं सकते हैं, पीट नहीं सकते हैं, टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, परेशान नहीं कर सकते, भगा नहीं सकते, बेइज्जत नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल होना मतलब कंपलसरी था। ये ऐसा कानून बिल्कुल हमारे इंडिया में होना चाहिए और है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि सेफ गार्ड्स आर नीडेड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसएडवांटेज दैट दे मे फेस। मतलब कि माइनॉरिटी को कोई परेशान ना कर सके, इसके लिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कानून होना चाहिए, और हमारे भारत में है भी। ठीक है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारे भारत में आज चारों मेन धर्म बड़ा ही खुशी से रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी को भी आप कहीं परेशान नहीं कर सकते हैं, यदि करते हैं तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई होता है, आप जेल जाते हो फिर। ठीक है, आगे। सेफ गार्ड्स आर नीडेड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज अगेंस्ट दी मेजोरिटी कम्युनिटीज, यानी कि ये जो माइनॉरिटी जो लोग हैं जिनका संख्या कम है, उसको बचाने को लेकर, यानी कि उनके प्रति बहुत सारे हमारे इंडिया में नियम कानून है। यदि नियम कानून ऐसा नहीं रहता तो आज हर मेजॉरिटी वाला आदमी माइनॉरिटी वाले को मार रहा होता, पीट रहा होता, काट रहा होता। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत इसमें? तो माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट किया जाए, बेसिकली जिनका संख्या कम है उसके साथ कोई गलत काम ना करे, कोई व्यवहार गलत तरीके से ना पेश करे, इसलिए हमारे इंडिया में सख्त कानून है। अच्छा, ऐसा होता है ना कभी कभार हमारे मोहल्ले में आसपास के झगड़े में हो जाता है ना कि हम ज़्यादा पावरफुल है, हमारे घर में ज़्यादा लोग हैं, हमारे पास पैसा ज़्यादा है, हमारे पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो हम तुमको मारेंगे पीटेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा अक्सर मोहल्ले में लड़ाई झगड़े में हो जाता है ना। लेकिन ऐसा कंट्री के लेवल पर कहीं नहीं हो सकता। कंट्री के लेवल पे हमारा संविधान ये कहता है कि किसी का संख्या क्यों ही ना, एक ही क्यों ना हो, 1000 ही क्यों ना हो, 1 लाख ही क्यों ना हो, आप उसको किसी प्रकार से परेशान नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते। कहने का मतलब जो माइनॉरिटी में है और जो मेजॉरिटी में है, दोनों का राइट बराबर है, दोनों को जीने का अधिकार बराबर है। ठीक है, आगे। समटाइम्स माइनॉरिटी कम्युनिटीज में फील इनसिक्योर अबाउट देयर लाइव्स, एसेट्स एंड वेल बीइंग। लेकिन देखो यहाँ पे ना कई बार जो माइनॉरिटी को लोग होते हैं ना, उनको डर ये सताता है। हालांकि इंडिया में तो कभी भी किसी से कोई झगड़ा नहीं कर सकता। मतलब जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया अभी कि मेजॉरिटी में कौन है, हिंदू, और माइनॉरिटी में यदि हम लोग बात करें तो मुस्लिम भी माइनॉरिटी में ही आते हैं, उनका संख्या कम है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू वाले मुस्लिम वाले को मारना पीटना चालू कर दे? नहीं, इसका मतलब तो बिल्कुल भी ये नहीं हुआ। आप ऐसा करना भी चाहेंगे ना तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा संविधान बहुत ही टाइट है, बहुत ही सख्त कानून उसमें लिखे गए हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद कई बार माइनॉरिटी वाले लोगों को ये लगता है ना कि हमारे ऊपर खतरा है, हमको कोई मार सकता है, कोई पीट सकता है, हमारे एसेट मतलब कि हमारे धन संपत्ति को छीन सकता है, कोई हमारे ऊपर हमला कर सकता है। फिर भी उनको डर ऐसा लगा रहता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। पहले होता था जब हमारे यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था ना, उस समय पे वो हिंदू मुसलमान में झगड़ा बहुत करवाता था,
और उस समय पे हिंदू मुसलमान में इंडिया के अंदर दंगा एकदम कंपलसरी था, होता था, बहुत ज्यादा होता था जब अंग्रेज यहाँ पे थे तब। लेकिन जब अंग्रेजों का यहाँ से शासन हटा, हमारा नया गवर्नमेंट बना, हम लोग आजाद हो गए, तो फिर कंडीशन बहुत ही सुधर गया हम लोगों का। और आज हम लोग इस स्थिति पर पहुंच चुके हैं कि किसी भी प्रकार का आपको लड़ाई झगड़ा देखने को नहीं मिलता। हाँ, कहीं कहीं कभी कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है दो कम्युनिटी के बीच में, लेकिन उसको जल्दी ही निपटा भी दिया जाता है, खत्म भी कर दिया जाता है, क्योंकि कानून बहुत टाइट है ना, आप नहीं कर सकते इतना देर तक, ठीक है, वही बात है। लेकिन हाँ, इसके बावजूद भी जो हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं जिनका संख्या कम है, उनको फिर भी एक डर लगा रहता है कि कहीं हमारे ऊपर मेजोरिटी वाले लोग हमला ना कर दे, परेशान ना करना चालू कर दे, ठीक है, ये डर लोगों को लगा रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सेफ गार्ड्स टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज बिकॉज इट इज कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी एंड प्रमोटिंग इक्वालिटी एज वेल एज जस्टिस। माइनॉरिटी लोगों को डर लगा रहता है, हालांकि कोई उसको मार नहीं सकता, पीट नहीं सकता, लेकिन फिर भी उनको एक डर लगा रहता है कि क्या पता हमारे ऊपर कोई हमला कर दे, क्या पता रात में सोए रहे हमारे घर के ऊपर कोई आग लगा दे, कोई हमला करके भाग जाए, कोई बम फोड़ के भाग जाए, उनको ये डर लगा रहता है। लेकिन क्या इतना सस्ता है ये करना? क्या ये आसान बात है ये चीज कर पाना? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमारा संविधान हर प्रकार के लोगों को, हर प्रकार के कल्चर को, हर प्रकार के डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने का जिम्मेदारी लिया हुआ है। मतलब कि हमारा संविधान ये कहता है कि किसी भी प्रकार से किसी भी लोगों के ऊपर कोई गलत तरीके से व्यवहार नहीं कर सकता, या फिर कोई किसी को टॉर्चर नहीं कर सकता, समझ में आ रही है, परेशान नहीं कर सकता। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारा संविधान कहता है। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या चाहता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये चाहता है कि हर आदमी क्या करे, बेसिकली मिलजुल के रहे भाई। क्योंकि देखो, इंडिया का जो खूबसूरती है ना, वो मिलजुल के रहने में है। इंडिया के अंदर जो मेन 4 धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब यदि एक साथ मिलजुल के रह पा रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारा संविधान सबको आपस में मिलजुल के रहने का परमिशन देता है, बांध के रखता है सबको एक डोर में, ताकि कोई बिखर ना जाए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया का जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, मतलब कि अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग खाना खाता है, सबको आपस में जोड़ के रखने का काम किसका? हमारे संविधान का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। और साथ ही साथ इक्वालिटी और जस्टिस ये प्रोवाइड करता है कौन? हमारा संविधान। यानी कि सब आपस में बराबर है, सबके लिए नियम कानून बराबर है, वो हम लोगों को हमारा संविधान देता है। इसीलिए हम लोग आज हर धर्म के लोग सीना तान कर अपना जिंदगी जी सकते हैं, एकदम जीते भी हैं भाई। कोई किसी से क्यों डरेगा? डरता तो वो है ना जो कुछ गलत काम करता है। यहाँ पे तो कुछ गलत हो नहीं रहा है, तो आप आराम से जी सकते हैं, आराम से रहिए, क्योंकि सबसे ऊपर हमारा कौन है? संविधान। वो आपको बचा रहा है, तो फिर आपको डर किस चीज का? एकदम आराम से रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The judiciary plays a crucial role in upholding the law and enforcing fundamental rights। लेकिन मान लीजिए इतना राइट हम लोगों को हमारा संविधान देता है, लेकिन मान लीजिए कि कोई आदमी है जो कि उसके राइट्स को नहीं मानता, संविधान के बातों को नहीं मानता, लोगों को टॉर्चर करता है, परेशान करता है, तो उसको सजा देने के लिए भी कोई होना चाहिए ना। तो उसको सजा देने के लिए कौन है हमारे पास? जुडिशियरी, यानी कि हमारा कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, अलग अलग प्रकार के अलग अलग लेवल पर कोर्ट बनाए गए हमारे इंडिया में। तो जो उन बातों को नहीं मानेगा, जो संविधान के ऊपर नहीं चलेगा, जो लोगों को टॉर्चर करेगा, परेशान करेगा, उनको पनिशमेंट देने का काम हमारा जुडिशरी करता है। कि हाँ भैया, हम तो सबको यही कहेंगे, मतलब हमारा संविधान ये कहता है कि हम तो सबको यही कहेंगे कि सब मिलजुल के रहो, लेकिन यदि मिलजुल के नहीं रहते हो, आपस में कुछ लड़ाई झगड़ा करते हो, तो सजा देने के लिए भी हम तैयार हैं। तो सजा भी मिलता है लोगों को। ठीक है, ये चीज है। तो जुडिशियरी इसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारा प्ले करता है फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए। ठीक है, आगे। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द कोर्ट्स इफ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। मान लीजिए, फंडामेंटल राइट का मतलब हो गया कि एकदम बिल्कुल जो अधिकार हमको मिलना ही चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, हम इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं, ये क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट है। हम कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, ये हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट है। हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, हमारा फंडामेंटल राइट है। हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हम कुछ भी खा सकते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हम कुछ भी मूवी देख सकते हैं, कोई भी मूवी देख सकते हैं, हमारा फंडामेंटल राइट है। मतलब यदि आपको ऐसा लगता है
कि आपके फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है, आपको प्रोटेक्ट मतलब कि आपका फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है, आपको टॉर्चर किया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, तो हर आदमी के पास अधिकार है कि आप अपना शिकायत जाके कोर्ट में कर दो। कोर्ट फिर उसके ऊपर फैसला लेगा, फिर जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, जेल में चले जाएंगे। इस तरीके का प्रावधान भी हमारे इंडिया के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, इस तरीके से हमारा ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट हुआ। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन, यानी कि इसके अंदर बेसिकली हम लोग मुस्लिम्स के बारे में बात करेंगे और मार्जिनलाइजेशन के बारे में हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। तो अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे और ये टॉपिक हमारे चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगला टॉपिक है हमारे चैप्टर के अंदर मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन। बेसिकली हम लोग इस टॉपिक में मुस्लिम्स के बारे में और मार्जिनलाइजेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखते हैं, ये हमारे चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, तो ये हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक है और समझेंगे कि आखिर इसके अंदर क्या बात कहा गया है। देखिए, सबसे पहला इसमें पॉइंट कहा गया है, अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस मुस्लिम्स आर 13.4% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। यानी कि 2001 में, सेंसस का मतलब होता है जनगणना, याद रखिएगा इस बात को। सेंसस का मतलब क्या होता है? जनगणना। जनगणना का मतलब होता है कितने लोग हैं इस इंडिया के अंदर, आप उसका पता लगाओ, ठीक है, कितने परसेंट है आप इसका पता लगाओ। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि 2001 में 2001 में पूरे इंडिया में जो मुस्लिम्स का पॉपुलेशन था वो कितना था? 13.4%। ओके, इस बात को आप याद रखेंगे कि 2001 में इंडिया के अंदर मुस्लिम लोगों का जो पॉपुलेशन था वो टोटल 13.4% था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे आर कंसिडर्ड टू बी अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी in India because in comparison to other communities they have been deprived of the benefits of socio-economic development। और जिस समय पर ये रिपोर्ट निकाला गया कि हाँ भाई 2001 में इंडिया के अंदर 13.4% ही मुस्लिम हैं, जब ये डाटा निकाला गया तो उस समय पे मुस्लिम्स को मार्जिनलाइज कम्युनिटी माना गया, मतलब कि ऐसा कम्युनिटी माना गया जिनको हमेशा से क्या किया गया है? नकारा गया है। मतलब कि उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला, उनको तरक्की करने का मौका नहीं मिला, उनको समाज में नकारा गया, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। तो कहने का मतलब यह है कि उस समय पर 2001 में जब ये डाटा हमारे पास निकला कि मुस्लिम्स वाकई में 13.4% है, तो उस समय पे ये कंक्लूजन निकला कि हमारे इंडिया के अंदर मुस्लिम कैसे हैं? मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, मतलब कि उनको उतना ज़्यादा आगे बढ़ने का बेनिफिट नहीं मिला आज तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इनको हमेशा कैसा कम्युनिटी समझा गया? डिप्राइव्ड लोग समझे गए, मतलब कि जिन्होंने कभी भी आगे, मतलब कि जिनको कभी भी आगे बढ़ने का मौका मिल ही नहीं पाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इनको कभी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं मिला, मतलब इनको तरक्की भी इनके आसपास नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब एक लाइन में हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि उस समय पे मुस्लिम्स को बेसिकली किस रूप में मानते थे लोग? मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, मतलब कि ऐसे लोग जिनको उतना ज्यादा डेवलपमेंट का फायदा नहीं मिलता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटीज द गवर्नमेंट सेट अप अ हाई लेवल कमिटी इन 2005। लेकिन एक बात बताइए आप, क्या मुस्लिम्स को पीछे छोड़कर आप इंडिया के तरक्की को आगे बढ़ा पाओगे? बताइए, बिल्कुल भी नहीं आप कर पाओगे। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि यदि आपको इंडिया का तरक्की करना है, इंडिया को आगे लेकर चलना है, तो आप मुस्लिम को पीछे नहीं छोड़ सकते, उनको भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया में जब तक हर प्रकार के रिलीजन आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक इंडिया आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आप हर धर्म को आगे बढ़ा रहे हो, हर प्रकार के रिलीजन को आप आगे बढ़ा रहे हो, हर लोगों को आप बेनिफिट दे रहे हो, लेकिन मुस्लिम्स को बेनिफिट नहीं दे रहे हो, तो क्या इस तरीके से इंडिया का तरक्की कंफर्म है? बिल्कुल नहीं है। तो कहने का मतलब तरक्की इंडिया का तभी है जब सारे लोगों को बराबर बेनिफिट मिले। तो मुस्लिम्स पीछे ना छूट जाएं, इसके लिए 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बिठाया, कमेटी मतलब एक मीटिंग बिठाया कि किस तरीके से मुस्लिम्स लोगों को भी आगे बढ़ाया जाए, किस प्रकार से उनको भी समाज में बराबर दर्जा प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो 2005 में एक हाई लेवल का कमेटी बैठा इस चीज को लेकर कि मुस्लिम को भी कैसे आगे प्रमोट किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर द हेड ऑफ द कमिटी वाज जस्टिस राजेंद्र
सचर, इस बात को याद रखिएगा। वो जो कमेटी बनाया गया था 2005 में मुस्लिम्स को आगे बढ़ाने के लिए, उस कमेटी का जो हेड था वो था जस्टिस राजेंद्र सचर। और ये जस्टिस आगे वर्ड लगा हुआ, मतलब वो कौन थे पता है आपको? जज थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द कमिटी एग्जामिन्ड द सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया। तो उस कम्युनिटी ने बेसिकली क्या किया? उस कम्युनिटी ने बेसिकली ये किया कि मुस्लिम का समाज में क्या पार्टिसिपेशन है, यानी कि मुस्लिम का अपने सोसाइटी में क्या स्टेटस है ये पता करो, वो लोग कितने पढ़े लिखे हैं ये पता करो, वो लोग जॉब करते हैं कि नहीं करते हैं ये पता करो, उनके बच्चों को पूरा पोषण वाला भोजन मिलता है कि नहीं मिलता है ये पता करो। कहने का मतलब मुस्लिम के पूरे बायोडाटा को पता करो कि उनको डेवलपमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उनका तरक्की हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये इस कमेटी का काम था। आगे बढ़ते हैं। अब रिपोर्ट में क्या आया भाई, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द कमिटी, यानी कि उस कमिटी ने जो एक रिपोर्ट तैयार किया मुस्लिम्स के बारे में कि आखिर मुस्लिम्स का क्या कंडीशन है इंडिया के अंदर, उस रिपोर्ट में क्या निकला देखो। उस रिपोर्ट में ये निकला कि द एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर मुस्लिम चिल्ड्रेन बिटवीन द एज ऑफ 7 to 16 इज मच लोअर दैन दैट ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटीज। मतलब कि उस कमेटी ने जो ये पूरा रिपोर्ट निकाला, पूरा जो उन्होंने रिसर्च किया मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर कि मुस्लिम्स का क्या हाल है इंडिया के अंदर, क्या स्टेटस है, उसके बारे में पता लगाओ, तो उनको ये पता चला कि मुस्लिम के अंदर 7 साल से लेकर 16 साल के अंदर ऐसे बहुत कम बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। कहने का मतलब हो गया कि 7 साल से लेकर 16 साल के उम्र वाले बच्चे ऐसे बहुत कम पाए गए जो कि स्कूल जाते हैं। इसका मतलब हो गया कि ज़्यादातर बच्चे तो स्कूल जा ही नहीं रहे हैं। बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है यहाँ पे? मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है आपको कि रिपोर्ट में ये निकला कि 7 साल से लेकर 16 साल के जो बच्चे हैं वो स्कूल जा ही नहीं रहे हैं। मतलब जा भी रहे तो बहुत ही कम जा रहे हैं एज कम्पेयर टू दूसरे रिलीजन, हिंदू, सिख, ईसाई, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं। लेकिन इनके बच्चे जो 7 साल से लेकर 16 साल की उम्र के हैं वो स्कूल जा ही नहीं रहे हैं। सोचो। अब आप एक बात बताइए, 7 साल से लेकर 16 साल के जो बच्चे होते हैं वो कैसे बच्चे होते हैं? बेसिकली छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो क्या वो आगे जाकर और पढ़ाई करेंगे? आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल भी नहीं। पढ़ता बच्चा कब से चालू करता है? जब बचपन से। तो जो बच्चा बचपन से पढ़ना चालू कर दिया वो लगभग आगे तक भी पढ़ता रहता है। लेकिन बचपन में ही आप नहीं पढ़ोगे तो क्या आगे चल के आप पढ़ पाओगे? जैसे मान लीजिए आपने 1 से लेकर 9 तक नहीं पढ़ा, लेकिन अब आपका उम्र हो चुका है 16 साल, आपको होना चाहिए 10th में, तो क्या आप बिना कुछ पढ़े 10th का एग्जाम दे दोगे? क्या कभी नहीं दे पाओगे। तो कहने का मतलब ये लोग बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग थे, ऐसा रिपोर्ट में निकाला गया। ठीक है, लेकिन बताइए इतना कम पढ़े लिखे होने की वजह से क्या इंडिया का तरक्की पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। और क्या लिखा हुआ है इसमें? The social marginalization of Muslim led them to migrate from one place to another। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मुस्लिम्स के बच्चे इतने कम पढ़े लिखे हैं, या फिर पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो एजुकेशन है वो बहुत ही कम है, और एजुकेशन कम होने की वजह से आपको क्या कहीं पर बहुत ही स्किल वाला जॉब मिलेगा? क्या बिल्कुल नहीं। कैसा जॉब मिलेगा भाई आपको? जिसमें कि दिमाग उतना इस्तेमाल ना करना पड़े, जैसे कोई सामान उठाना हो, बिल्डिंग बनाना हो, राजमिस्त्री का काम करना हो, इस प्रकार के कामों को, यानी कि बेसिकली लोडिंग अनलोडिंग का काम आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इस केस में मुस्लिम्स ज़्यादातर क्या करते थे? माइग्रेट करते थे एक जगह से दूसरे जगह अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स दिस प्रिजुडिस लीड्स टू हैट्रेड एंड वायलेंस। लेकिन कई बार क्या होता है ना, आपको पता है कि उस समय का जो डाटा था उसके तहत ये पता चला कि मुस्लिम्स के बच्चे बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं, और सही बात तो इसमें यह भी है कि उनके ऊपर कोई उतना जल्दी ध्यान उस समय पे देता भी नहीं था। ठीक है, गवर्नमेंट भी उतना ज़्यादा उस समय पे रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, उतना ध्यान नहीं देती थी, जिनके वजह से मुस्लिम्स के कम्युनिटी को थोड़ा सा वायलेंस भी होता था। मतलब कि कभी कभार झगड़ा उगड़ा भी हो जाता था गवर्नमेंट से कि भाई हमारे ऊपर आप ध्यान क्यों नहीं देते। नफरत भी धीरे धीरे कभी कभार फैल जाता था गवर्नमेंट के बीच में और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में कि भाई आप हमारे ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते, आप गवर्नमेंट में हैं, आप सरकार में हैं, पावर आपके पास है, तो हमारे बच्चों को भी पढ़ने का परमिशन दो, हमारे गली मोहल्ले में भी स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, यूनिवर्सिटी खोलो। तो बेसिकली कभी कभार नफरत और कभी कभार वायलेंस भी
हो जाता था, लड़ाई पीट भी हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक और टॉपिक के साथ ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। तो बेसिकली आपने इस टॉपिक में ये देखा कि मुस्लिम्स को किस तरीके से उस समय पर बेनिफिट कम मिलता था, ठीक है, उनको पढ़ने का मौका उतना नहीं मिलता था, आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता था। कब? लगभग 2001 के आसपास का ये डाटा है सारा, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। ऑनलाइन में बच्चे इस टॉपिक में या फिर इस पूरे चैप्टर में कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।